हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मर्न की कुछ ऐसी लाइब्रेरी से जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो हर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए काम आती है। एज अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइब्रेरी से आखिर होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें ना, इसका मतलब होता है प्री रिटन कोड। प्री रिटन कोड हमें मिलता है, बना बनाया कोड, बस उसको आपने यूज करना होता है। उसका नाम, किसी भी लाइब्रेरी का नाम लिखा आपने, पूरे का पूरा कोड आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। बस ऐसे ही कुछ हमारे पास बनी बनाई लाइब्रेरीज है जिसको हमने रीयूज करना होता है अपने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज कुछ अलग से हैं, बैक एंड की अलग से है। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, देखते हैं ऐसी कौन कौन सी लाइब्रेरीज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरीज इन एक्सप्रेस। सबसे पहले जो टॉप पे लाइब्रेरी आती है वो है एक्सप्रेस, जहाँ पे हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं ना, सबसे पहली लाइब्रेरी होती है एक्सप्रेस। इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ये होती है इसको इंपोर्ट करने की स्टेटमेंट, जहाँ पे जे एक कीवर्ड होता है, कुछ भी कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास एक मेन लाइब्रेरी होती है एक्सप्रेस की। तो इसका जो मेन काम होता है, ये हमारा बेस होता है। बेस एक लाइब्रेरी है, पूरा प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सप्रेस को यूज करना है तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करनी है। और जहाँ पे इसका जो मेन काम होता है, अगर आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं ना, उसके अंदर अगर आपने आज तक पिछली वीडियो सारी देखी है, इसके अंदर या तो रूट्स होते हैं, या मिडलवेयर होती है, या एपीआई होती है। इन्हीं के साथ सारा काम होता है। तो इन सब को हैंडल करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है एक्सप्रेस। इसने सारे के सारे रूट हैंडल करनी है, सारे के सारे एपीआई हैंडल करनी है, सारे के सारे मिडलवेयर हैंडल करनी है। अब मैं दिखा देती हूँ ये सब होता क्या है। जहां पे मेरे पास ये एक्सप्रेस है एक लाइब्रेरी, इसको इंपोर्ट कर लिया। ये होते हैं मेरे पास एपीआई। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये मिडल वेयर्स है, इसको हम मिडल वेयर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एपीआई है, ये होती है एपीआई, ये सारी की सारी एपीआई है। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट की एपीआई क्रिएट की है, एक ऑर्डर की एपीआई क्रिएट की है। इन सबको हैंडल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक लाइब्रेरी की, जिसका नाम है एक्सप्रेस। बस ये हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी है, मतलब यही बेस मान लो। क्योंकि अगर हमारे पास कोई हैंडल, इन सबको हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना, तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्रिएट कर ही नहीं सकते। जब तक हमारे पास रिक्वेस्ट रूट एपीआई हैंडल नहीं होते, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट बैकएंड में वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारी एक बेस लाइब्रेरी है। बॉडी पार्सर अब सेकेंड लाइब्रेरी है। इसका जो मेन काम होता है, सबसे पहले इसको आपने लगाना कहाँ पे है, किस प्रोजेक्ट पे लगाना है, वो आप समझ लो। जब भी आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगाते हैं, तो इसका एक ये भी पॉइंट मैं बता देती हूँ कि ये हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता है। इसका मतलब बॉडी पार्सर भी हर एक प्रोजेक्ट में लगेगा ही। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वापस चलते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं, ये मैंने क्रिएट की है। इसके पीछे एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। एक ये गेट है, एक ये पोस्ट है। अब यहाँ पे जितनी भी पोस्ट की आपकी एपीआई है ना, ये एपीआई है। पोस्ट का मतलब होता है आपने डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर करना है, तब हम जाके पोस्ट लगाते हैं। जितनी भी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, उसको हैंडल करेगा। उसको हैंडल करने के लिए बॉडी पार्सर यूज होगा, क्योंकि जितनी भी पोस्ट की एपीआई है ना, उसको जो भी हमें डेटा चाहिए, ये देखो एपीआई है। ये एक फ्रंट एंड पे भी होती है एपीआई। सेम फ्रंट एंड से जो डेटा चाहिए, डेटा हमने फ्रंट एंड से उठा के बैक एंड में जाके सेव करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का काम होगा, फ्रंट एंड से डेटा उठाएगा, एपीआई से जो भी हमारे पास पोस्ट एपीआई होगी फ्रंट एंड पे, उसको जाके डेटाबेस में जाके सेव कर देगा, जो स्टोर कर देगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ। बस ये हमारे पास एक मेन होती है कमांड, सेकंड कमांड होती है। तो ये भी हमने हमेशा ही लगानी होती है बॉडी पार्सर के साथ, इसको हम लगाते हैं। जहाँ पे इसका जो कीवर्ड है वो होता है बॉडी पार्सर, मतलब इसकी जो लाइब्रेरी है बॉडी पार्सर है। इसको हम ऐसे लगाते हैं, ये एक वेरिएबल होता है, नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास थर्ड लाइब्रेरी है कोर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो कोर्स है क्यों यूज करते हैं, आपको इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा नाम है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ये हमारे सर्वर को अलाउ करता है, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आती है ना, डिफरेंट ओरिजिन्स। अब यहाँ पे ओरिजिन्स आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं। मेरे पास ये 5000 का पोर्ट नंबर है। मेरे पास फ्रंट एंड यहाँ पे हो सकता है चल रहा है 5173, हमारे पास मेन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। रिएक्ट की बात करें, वहां पे हमारी आउटपुट शो होती है। अब एक वो पोर्ट नंबर होगा, एक ये पोर्ट नंबर होगा। एक हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नंबर होता है सर्वर का। तो हमारे पास एक अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। तो अगर वहां पे मिसमैच हो गए ना हमारे पोर्ट नंबर, हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी।
इसका मतलब है अगर फेसबुक जाके यूट्यूब को रिक्वेस्ट करेगा वो पॉसिबल नहीं है, वहां पे कोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों का पोर्ट नंबर अलग है, दोनों का यूआरएल डिफरेंट है। तो अगर जहाँ पे सर्वर पे आपने काम करना है, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी हो ना, आपके ओरिजिन से सेम होनी चाहिए। ओरिजिन को आप यूआरएल मान सकते हैं, पोर्ट नंबर मान सकते हैं। अगर वो सेम नहीं होगे तो आप किसी भी दूसरे सर्वर को आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। वहां पे जरूरत पड़ेगी कोर्स की। अगर मेरा प्रोजेक्ट 5,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो जो मेरा फ्रंट एंड है 5,000 पे है, बैक एंड हो सकता है मेरे पास 3,000 पोर्ट नंबर पे चल रहा है। अब ये 5,000 वाला सर्वर 3,000 पे रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हैंडल करेगा कोर्स। तो हम यहाँ पे कोर्स को ऐसे लिखते हैं, इसको हमने यूज करना होता है ऐसे, ठीक है, मिडल वेयर के साथ। तो ऐसे हमने इसको डिफाइन करना है। इसका मेन काम होता है बस डिफरेंट ओरिजिन को हैंडल करना। कोई भी एक डिफरेंट पोर्ट नंबर से कोई दूसरे पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेजता है, उसको हैंडल करेगा कोर्स। सेम पोर्ट नंबर कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा, तब यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्स की। लेकिन जहाँ पे हो सकता है किसी का मिसमैच हो पोर्ट नंबर, देन हम यहाँ पे कोर्स यूज करते हैं। पोर्ट नंबर को हम ओरिजिन बोलते हैं, तो आपने यहाँ पे ओरिजिन कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद बारी आती है मॉर्गन। ये वाली एक लाइब्रेरी है, अभी तक हमने इसका ज्यादा यूज नहीं किया। तो इसका जो मेन काम होता है HTTP रिक्वेस्ट के साथ हमने एक खुद का सर्वर क्रिएट करना होता है। ये भी मैंने बताया हुआ है कि खुद का सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। कोर्स के साथ हम एक ओरिजिन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। HTTP हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इसके साथ हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। जहां पे अगर हमने नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, कॉन्स्ट HTTP, जहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं HTTP रिक्वायर, यहाँ पे मेरे पास आएगा HTTP। अब इसको यूज करके मैं अपना एक खुद का सर्वर क्रिएट कर सकती हूँ, इसका मेन काम होता है, ठीक है। तो मॉर्गन क्या करेगा, जितने भी HTTP की रिक्वेस्ट आती है ना, बस उसको हैंडल करेगा, जितने सर्वर क्रिएट करने हैं। अगर उसमें कोई भी इशू हुआ, डिबगिंग करनी है, इसने एरर्स फाइंड करनी है, वो सारे का सारा काम मॉर्गन का होगा। अब बारी आती है हेलमेट की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हम इसको यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा हैकिंग होती है ना, बस ऐसे ही हमने अपनी जो प्रोजेक्ट है मेरा, मेरी वेबसाइट है, उसको हैक करने से रोकना है। क्योंकि मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना है, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके बना हुआ है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हेलमेट के नाम से इसको आप समझ सकते हैं, ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप अपनी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट वेबसाइट या प्रोजेक्ट को हाइड कर सकते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बना है, एक्सप्रेस में बना है, तो हमने किसी को शो नहीं करवाना। अगर हम यहाँ पे हेलमेट लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, वो चीज हाइड हो जाती है, किसी को भी पता नहीं चलता कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ये बनाया गया है। जैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं ना, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, जहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके सब कुछ हमें पता चल जाता है। आप वहां पे रोक सकते हैं किसी को भी, कि इंस्पेक्ट करने पे किसी को भी नजर ना आए कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है। बस यही हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। जहाँ पे ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि मल्टीपल जितने भी हमारे पास है, ये ज्यादातर यूज होता है यहाँ पे हेडर्स में। ये हेडर्स में आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, जब हम इस पे काम करेंगे हेलमेट के साथ। तो हेडर्स के अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो सबको नजर आती है, ठीक है। आप भी किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर किसी ने हेलमेट नहीं यूज किया वहां पे, आप हेडर में जाके चेक कर सकते हैं किसी ने कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई है। तो हेडर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और जहां पे अगर हम हेलमेट लाइब्रेरी लगा देते हैं, वो चीज हाइड कर सकते हैं। तो ये हमने हमेशा ही करनी होती है, अगर हम प्रोफेशनल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब हम हेलमेट वाली एक लाइब्रेरी जरूर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल जहाँ पे किसी का कंपनी का वेबसाइट है, तब हम यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करते। अब बारी आती है .env। इसको मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। .env क्या होता है, एक डिफरेंट फाइल क्रिएट की जाती है। इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाए। इसका यूज होता है अगर मैं अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करती हूँ ना, सारे का सारा प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपकी एक .env की फाइल होती है, वो गिटहब पे अपलोड नहीं होती। जहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं की, मैं दिखा देती हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। .env की फाइल क्रिएट की जाती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपनली, मतलब किसी फोल्डर के अंदर नहीं क्रिएट करनी। मैं जहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ .env के साथ हम इसको सेव करते हैं बस। इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। .env की फाइल मतलब .environment की फाइल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। जब भी आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है, कहीं भी गिटहब पे अपलोड करना है, आपका पूरे का पूरा कोड अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये फाइल अपलोड नहीं होगी। इसके अंदर आपकी कुछ सीक्रेट कीज होती हैं, कुछ आपने ईमेल पासवर्ड रखा हुआ है, इसी के अंदर आना है।
किसी को भी नजर नहीं आना चाहिए। आपका ऐसा कंटेंट जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हाइड रखना चाहते हैं, तो आप .env की फाइल क्रिएट करते हैं। ये हर एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज होती है। तो पिछली वीडियो में हमने इसको क्रिएट किया था, बाकी प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको यूज नहीं किया। आज से हम यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज करेंगे। जहाँ पे हम ज्यादातर लिखते हैं, अगर एक्सप्रेस की बात करें, मोंगोडीबी का यूआरएल आपका होगा, तो आपके जो भी डेटाबेस का नाम है वो रखना है। आपका पोर्ट नंबर आएगा वो यहाँ पे आएगा। JWT की एक सीक्रेट की होती है, वो आपने यहाँ पे रखनी है। जितनी भी सीक्रेट एपीआई हमारे पास इवन होती हैं, एपीआई हम क्रिएट करते हैं, जितनी भी हम एपीआई खुद की आपने चैट जीपीटी की एपीआई क्रिएट की होती है, तो वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। गूगल की एपीआई होती है बहुत सारी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। बस आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। वेरिएबल्स के साथ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर आपने कोई भी वेरिएबल एबीसी लिखा, इसके आप यहाँ पे एबीसी के अंदर अपनी एपीआई लिखेंगे, एपीआई को यूज करेंगे एबीसी के साथ। बस आपने एक वेरिएबल यूज करना है एबीसी। बाकी जे वाली इंफॉर्मेशन किसी को शो नहीं होगी। कहीं भी आप अपलोड करते हैं प्रोजेक्ट, आपका जे वाला कंटेंट कभी भी अपलोड नहीं होगा। तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको लगाना पड़ता है, कंपलसरी है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपने लगाना होता है .env की फाइल। अब जहाँ पे .env लिखा है, तो जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है वो .env है। मतलब यहाँ पे DOT हमने लगाना होता है, तो इसको हम ऐसे लगाते हैं, कॉन्स्ट। एक आपने जहाँ पे नाम लिखना है .env। ये है इसकी लाइब्रेरी। ये एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी है, इसको आपने .env ही रखना है। तो ये हमारी होगी लाइब्रेरी .env की। इसने क्या करना है, मैनेज, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट आपने एक क्रिएट करना होता है, जहाँ पे एपीआई क्रिएट की जाती है, डेटाबेस क्रेडेंशियल क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जो आप एक सीक्रेट हमारे पास होता है, हमारा डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना। अब आ रही थी मोंगूज की। तो ये तो हमारे पास, अगर आपने मोंगोडीबी यूज करना है तब आपने इसको लगाना है मोंगूज। ये हमारा एक मेन कीवर्ड है, मेन लाइब्रेरी है मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। इसके बिना हम मोंगोडीबी को यूज ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने इसको लगाना होता है टॉप पे। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हम यहाँ पे टॉप पे ही मेंशन कर देते हैं। मोंगूज को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये हमारी मेन लाइब्रेरी है, ये एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास मोंगूज लिखने का एक तरीका है। तो इसके साथ हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं ऐसे। ये होगा कनेक्शन क्रिएट। तो मोंगूज हमारी एक मेन लाइब्रेरी होगी। अगर आप एक्सप्रेस ये से यूज करते हैं, मोंगो डीबी है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे हमेशा इसको लगाते ही हैं। अब बारी आती है जेसन वेब टोकन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है, वहां पे जरूरत पड़ेगी जेसन वेब टोकन की। ये एक लाइब्रेरी ऐसी है जो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आपने किसी यूजर को लॉगिन करवाना है, तब इस टोकन की जरूरत पड़ेगी। एक टोकन क्रिएट किया जाता है, लॉगिन करता है यूजर उसी टोकन के साथ। बस उसको क्रिएट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जेसन वेब टोकन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसको डीपली समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो है एक, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसको हम लगाते हैं ऐसे ही। इसका नाम बेसिकली JWT हम रखते हैं शॉर्ट में। तो रिक्वायर लगा के हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जेसन वेब टोकन। ये है इसकी मेन लाइब्रेरी, जेसन वेब टोकन। बस जब भी हमने इसकी लाइब्रेरी को यूज करना हो, हम JWT लगा देते हैं। सारी की सारी जो लाइब्रेरी हमेशा ही सर्वर वाली फाइल पे लगानी होती है, जो मेन फाइल होती है। app.js हो, index.js हो, या फिर server.js, वहां पे ही लगानी होती है। ये हमारी होगी जेसन वेब टोकन। ये हमारी कुछ बैकएंड की लाइब्रेरी है, मतलब एक्सप्रेस जेएस की लाइब्रेरी। इसके अंदर सारी की सारी वेरिफिकेशन हम क्रिएट करते हैं, ऑथेंटिकेशन यूजर की क्रिएट करते हैं जेसन वेब टोकन में। तो ये थी हमारी कुछ बैकएंड की लाइब्रेरी जो आपने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज करनी है। अब बारी आती है फ्रंट एंड लाइब्रेरी की। फ्रंट एंड लाइब्रेरी मतलब रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली तो हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। इसको हमने इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हो गई हमारी मेन लाइब्रेरी राउटर डॉम। सबसे पहले आपको राउटर के साथ काम करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिएक्ट यूज करते हैं ना, आपको राउटर नहीं आता, तो हमारे पास रिएक्ट को सीखने का कोई मतलब नहीं होता। इसकी मेन फंक्शनैलिटी रिएक्ट की राउटर डॉम ही है, जहां से हम वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो बिना पेज रिफ्रेश किए, जहां पे बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होता, ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वेबसाइट पे लोड कम हो। बार बार पेज रिफ्रेश होगा तो वेबसाइट ज्यादा लोड लेती है। तो इसी बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते हैं। इसने क्या करना है, आपकी नेविगेशन को मैनेज करना है। मेन यहाँ पे काम नेविगेशन का होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने होम पेज पे क्लिक करना है, होम पेज ओपन हो जाए, आपने कॉन्टेक्ट पेज ओपन करना है, कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाए, लेकिन ये काम बिना पेज रिफ्रेश के होना चाहिए। जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे किसी भी नेविगेशन टैब पे,
तो आपका पेज बार बार रिफ्रेश होता था विदाउट राउटर। अगर आप राउटर को यूज करते हैं पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते हैं, स्पेशली नेविगेशन बार के लिए। उसके बाद बारी आती है रीडक्स। ये रीडक्स हमारी एक लाइब्रेरी जो काफी पॉपुलर है, जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसने क्या करना है होता है, आपकी जितनी भी स्टेट है उसको मैनेज करना होता है। इसके साथ हम रीयूज करते हैं स्टेट्स को। एक बार आप स्टेट क्रिएट कर लेते हैं उसको बस आप रीयूज करते जाओ, किसी भी कंपोनेंट में जाके उसको आप यूज कर सकते हैं। एक बार कोई भी कोड क्रिएट कर लिया बस उसको रीयूज करते जाओ। कहने का मतलब है अगर आप एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं ना, आपके पास 10 कंपोनेंट है, आप 10 कंपोनेंट के बीच सिर्फ एक स्टेट को यूज कर सकते हैं। वो पॉसिबल होता है रीडक्स के साथ। रीडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेम है, लेकिन रीडक्स उसका एडवांस वर्जन है। उसके बाद बारी आती है एक्सियोस। ये तो हमने बहुत बार यूज किया है, इवन हर एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है। बैकएंड के साथ आप काम करते हैं तब तो ये यूज होगा ही। इसका मेन काम होता है जितनी हमारी एपीआईज है ना उसको हैंडल करना। तो जितना हमने फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा भेजना है तो वहां पे एक्सियोस यूज होगा। तो ये जितनी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, जितनी भी एपीआईज होती है, उसको हैंडल करेगा एक्सियोस। इसको फ्रंट एंड में भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर इसको जो जरूरत है फ्रंट एंड पे पड़ती है। बैकएंड के लिए हमारे पास और बहुत सारी लाइब्रेरीज है। उसके बाद बारी आती है रिएक्ट क्यूरी की। इस रिएक्ट क्यूरी की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे ना, इसका मेन काम होता है, 3 स्टेप होते हैं। फैच करना डेटा, उसके बाद कैच करना, फिर अपडेट करना। बैकएंड से डेटा फैच करना है, उसको कैच कर लिया, डेटा उसको मिल गया, अपडेट कर दिया फ्रंट एंड पे। बैकएंड के साथ काम कर रहा है तो आपको फ्रंट एंड में भी कुछ ना कुछ ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो बैकएंड को हैंडल कर पाए फ्रंट एंड पे। बैकएंड से डेटा गेट करके आपने फ्रंट एंड पे अपडेट करना है, उसके लिए हम रिएक्ट क्यूरी यूज करते हैं। 3 स्टेप मेन आपने इसके याद रखने हैं, फैच करना, कैच करना, देन अपडेट करना। तो इसने यही काम करना है सर्वर के साथ मिलके। उसके बाद बारी आती है फॉर्मिक। अब ये जो मेरे पास एक लाइब्रेरी है ना, इसका मेन काम होता है वैलिडेशन। मतलब एक फॉर्म क्रिएट किया आपने, अब हर एक चीज के लिए एक अलग अलग लाइब्रेरी होती है। ज्यादातर हमारे पास फॉर्म के साथ काम होता है। कोई भी आपने फॉर्म फिल करना है उसको सबमिट किया जाता है सर्वर पे। उसमें कितनी वैलिडेशन लगनी है, फॉर्म सबमिट करने पे डेटा कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाना है, कैसे जाना है, वो सारे का सारा काम होगा फॉर्मिक लाइब्रेरी का। उसके बाद बारी आती है स्टाइल्ड कंपोनेंट। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हम, अगर हम सीएसएस नहीं सीखना चाहते था, अगर आपको सीएसएस पसंद नहीं है, देन हम यहाँ पे ये लाइब्रेरी यूज करेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट। इसके साथ हम यहाँ पर सीएसएस को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ। आपको सीएसएस अलग अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पेज पे आप रिएक्ट जेएस में सीएसएस यूज करो। तो इसको मैंने बहुत ही डीपली से समझाया हुआ है अलग से ही, उसको आप सीख सकते। उसके बाद बारी आती है बूटस्ट्रैप की। एक तो हमारे पास बूटस्ट्रैप है जिसको हम एचटीएमएल के साथ यूज करते हैं, लेकिन ऐसे ही रिएक्ट का बूटस्ट्रैप अलग से है। इसकी एक अलग से लाइब्रेरी बनाई गई है, आप सीएसएस को छोड़ के डायरेक्ट बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। इसकी एक अलग से लाइब्रेरी है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे से इसको सीख सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करो रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन आप साथ में लिख दो। इनकी एक अलग से कंप्लीट लाइब्रेरी है, कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पे जाओ गेट स्टार्टर, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ ना, क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। क्या क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेआउट हो गया, फॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करना है, जहाँ पे देखो सब कुछ आपको जहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छी एक लाइब्रेरी है। जिनको सीएसएस के साथ बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आप सीएसएस की तरफ मूव नहीं करना चाहते, देन आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की तरफ जा सकते हैं। बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करते हैं ये जहां से आप सीख सकते हैं। ये पूरे का पूरा हमारे पास कंटेंट ऐसे ही है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप इसको याद करें, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो। उसके बाद बारी आती है चक्रा जुआई। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी एक लाइब्रेरी है। बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप बिना सीएसएस के। सीएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टाइल्ड कंपोनेंट एंड चक्रा में से यूज करें ना, तो चक्रा यूआई आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी। इसकी मैंने इसको बताया हुआ है कैसे हम इसके साथ एक बिना सीएसएस यूज किए एक फ्रंट पेज होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बनी बनाई लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है। हमें बटन क्रिएट करना है, बस यहाँ पर बटन लिखो तो आपका बटन क्रिएट हो जाएगा विद डिजाइनिंग, कोई सीएसएस लगाने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे जाके सर्च करो चक्रा यूआई, यहाँ पे लिखो चक्रा यूआई, रिएक्ट लिखो चाहे ना, आपको डायरेक्ट रिएक्ट की ही मिलेगी। यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे लिखो गेट स्टार्टर पे क्लिक करो। हम चले जाएंगे इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे। ये भी बूटस्ट्रैप की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ये
जिसकी लुक है वो ज्यादा मुझे सही लगती है। सकरा यूआई को यूज कैसे करना है सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। अगर आपको जहाँ से समझ ना आए तो मेरी एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं क्या क्या आपने क्रिएट करना है। बस यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे सर्च करो कि हमने बटन क्रिएट करना है। बहुत टाइप के आपको बटन मिल जाएंगे, बने बनाए बटन, बस उसको लगाना कैसे है वो इन्होंने बता देना है आपको। यहाँ पे सर्च करो बटन, तो ये आ गया मेरे पास बटन। स्क्रॉल डाउन करो, कैसा बटन क्रिएट करना है यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हैं। जो भी बटन चाहिए बस कॉपी पेस्ट करो, सारे के सारे बटन। ये देखो एक ऐसा बटन है, ये वाले बटन है। स्क्रॉल डाउन करो, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, करना कुछ भी नहीं है, बस इस कोड को आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपको पूरे का पूरा बटन यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। तो यहाँ से होगी ये हमारी सारी की सारी लाइब्रेरीज कंप्लीट। ये ऐसी लाइब्रेरी है जिसके साथ हम डेली के डेली काम करते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि इनमें से बेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है या कौन सी पुरानी हो चुकी है, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आपको पता चलेगा। वैसे आपको कहीं से भी पता नहीं चलना। अगर कोई भी लाइब्रेरी जहाँ पे अपडेट नहीं हो रही, बहुत टाइम से अपडेट नहीं हो रही, देन आप उस लाइब्रेरी को छोड़ सकते हैं। अगर आपने 1 साल पहले कोई अपडेट हुई है, 6 महीने पहले कोई अपडेट हुई है, बहुत टाइम हो गया कुछ भी अपडेशन उसमें नहीं आई, कोई लेटेस्ट उसका वर्जन नहीं आया, देन आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइब्रेरी पुरानी हो चुकी है, वहां पे अब काम नहीं होता। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके जो वर्जन चल रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले जहां से था अब जहाँ पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे अपडेट होता ही रहता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे जाके कि कौन सी लाइब्रेरी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी अपडेट होती रहती है। तो बस उसी लाइब्रेरी को आप चूज करो। लेकिन ये जो लाइब्रेरीज है ना, ये आज के टाइम में ऐसी है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, जो अपडेट होती ही रहती हैं। तो कुछ टाइम बाद ये अपडेशन करते ही रहते हैं क्योंकि ये बेस्ट लाइब्रेरीज है। बस इन लाइब्रेरी को आप सीख के या आप फ्रंट एंड बैक एंड सीख सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।